हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसके थ्रू वे कार्बनिक पदार्थों यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं, जिस पर कि सारा जीवन जो है या सारे सजीव जो है डिपेंड करते हैं। उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम पढ़ रहे थे और उसमें पिछली वीडियो में हमने जाना था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है 2 चरणों में कंप्लीट होती है। एक तो था लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा था डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना में होती है और उसको हमने डिटेल पढ़ना शुरू किया था कि ग्रेना में जो थाइलेकोइड होते हैं, थाइलेकोइड की भित्ति पर पाए जाते हैं क्लोरोफिल अणु, और क्लोरोफिल अणु क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की जो फोटोन ऊर्जा होती है उसको, प्रकाशिक ऊर्जा को अवशोषित करके उससे जो है NADPH2 या ATP का निर्माण करते हैं। तो वो हमने डिटेल पढ़ना शुरू किया था। वहां पर हमने ये भी जाना था कि इमर्सन और उसके साथियों ने 2 इफेक्ट बताए थे। एक तो बताया था लाल पतन रेड ड्रॉप इफेक्ट और दूसरा बताया था इमर्सन समृद्धि प्रभाव। और उनसे हमें ये ज्ञात हुआ था कि थाइलेकोइड की भित्ति पर जो वर्णक पाए जाते हैं यानी क्लोरोफिल और अन्य जो वर्णक पाए जाते हैं, ये वर्णक 2 अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। कुछ वर्णकों का तो ऐसा समूह होता है जो 680 नैनोमीटर तक के प्रकाश को ही अब्जॉर्ब कर पाते हैं और कुछ वर्णकों के ऐसे समूह भी मिलते हैं जो कि 680 से ज़्यादा यानी लगभग 700 नैनोमीटर तक के प्रकाश को भी अवशोषित कर लेते हैं, यानी जो 680 से कम और 680 से ज़्यादा दोनों पे काम करते हैं। तो इस तरह से उसमें 2 प्रकाश तंत्रों की खोज हो गई, 2 फोटो सिस्टम खोज लिए गए और उनको हमने कहा था प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि जो दोनों प्रकाश तंत्र है, इन प्रकाश तंत्रों में जब वर्णक जो इसमें पाए जाते हैं, प्रकाश तंत्रों में जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, जो क्लोरोफिल अणु होते हैं, वो जब सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं तो वो उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होने की वजह से उनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और ये मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेना में ही कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर के गुजरते हैं और जब ये विशिष्ट इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर के गुजरते हैं तो वहां पर इनसे ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब जैविक क्रियाओं में ATP का निर्माण होता है तो उसे हम फास्फोरिलीकरण कहते हैं। तो वही हम प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण या यूं कहे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETS, E यानी इलेक्ट्रॉन, T यानी ट्रांसपोर्ट, S यानी सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, या इसी का दूसरा नाम हम यूं कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब परिवहन करता है एक श्रृंखला में तभी क्या होता है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है। तो उसी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETS? क्लोरोफिल अणु से मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरता है और जब ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरता है तो इस दौरान 2 इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के मध्य में ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा अगर पर्याप्त होती है ATP बनाने के लिए तो ATP का निर्माण हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या है? हमने जब पिगमेंट सिस्टम पढ़े थे यानी PS फर्स्ट और सेकंड, प्रकाश तंत्र जो पढ़े थे फोटो सिस्टम, उसमें हमने देखा था कि किसी भी प्रकाश तंत्र में कुछ वर्णकों का एक समूह होता है, उसमें से एक अभिक्रिया केंद्र होता है, बाकी सारे सहायक होते हैं। तो जैसे ही ये प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो अवशोषण करने के बाद में इनका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो अभिक्रिया केंद्र है वो क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होने की वजह से उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। अब उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर के गुजरते हैं, यानी कि ग्रेना में ही दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और फिर किसी दूसरे को दे देते हैं। तो इस तरह से जब ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर के गुजरते हैं तो उस दौरान जैसे ये इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पर ये वर्णक तंत्र था PS फर्स्ट, इसमें जो है इस वर्णक तंत्र के जो इसमें क्लोरोफिल के जो अणु थे उन्होंने क्या किया, सूर्य की फोटोन ऊर्जा का अवशोषण किया तो ये उत्तेजित हो गया, उत्तेजित हुआ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल करके गए पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास, पहले से दूसरे के पास, तीसरे के पास, तो इन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के पास होते हुए वो गुजरेंगे और जब ये इनके पास होते हुए गुजरेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन ग्राही और इस इलेक्ट्रॉन ग्राही के बीच में जब ये गुजर रहा होगा
तो उस दौरान इन दोनों की ऊर्जा का जितना अंतर होगा उतनी ऊर्जा यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। और ये मुक्त हुई ऊर्जा, यदि ये ऊर्जा एटीपी बनाने के लिए पर्याप्त होगी तो एटीपी का निर्माण हो जाएगा, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का इस तरह का जो ये प्रवाह होता है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के मध्य, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बन जाता है। तो ये तो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। उसके बाद में बात आती है प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश फास्फोरिलीकरण यानी कि फोटो फास्फोराइलेशन। ये क्या है? हरित लवक द्वारा सूर्य के प्रकाश ऊर्जा से एडीपी को एटीपी के रूप में बदलने की क्रिया ये क्या कहलाती है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाती है। होता क्या है? जब ये इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है उस दौरान क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये ऊर्जा मुक्त कहाँ हो रही है? हरित लवक में हो रही है ना। तो हरित लवक क्या कर रहा है? हरित लवक में ही क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल के अणु क्या कर रहे हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उस ऊर्जा की वजह से उत्तेजित हुआ इलेक्ट्रॉन इनके मध्य से गुजर रहा है। तो उस दौरान जो ऊर्जा मुक्त हो रही है और उस ऊर्जा से यहाँ पर हम देखते हैं कि साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में यहाँ पर एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो ये मुक्त हुई ऊर्जा क्या कर रही है? एडीपी को किस में कन्वर्ट कर देती है? एटीपी में। एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को किस में बदल देती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देती है। और इस प्रकार एटीपी निर्माण की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण। देखो फास्फोरिलीकरण दो टाइप का होता है। एक यानी कि एटीपी का निर्माण दो तरह से होता है। एक तो होता है श्वसन की क्रिया में, लेकिन वहां पर जो है श्वसन में जो फास्फोरिलीकरण यानी एटीपी का जो निर्माण होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस कारण वो कहलाता है ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की वजह से एटीपी का निर्माण हो रहा है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा की वजह से एटीपी बन रही है। तो ये कहलाएगा प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। अब जो फास्फोरिलीकरण है वो इसकी खोज जो की थी वो की थी आर्नन नाम का एक वैज्ञानिक था, आर्नन, और उनके साथियों ने 1954 में इसकी खोज कर ली। और इन्होंने पाया कि जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है वो दो प्रकार का होता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो एटीपी का निर्माण हो रहा है, एनर्जी का निर्माण हो रहा है, वो दो तरह से होता है। एक तो होता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दूसरा होता है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय यानी साइक्लिक और अचक्रीय यानी नॉन साइक्लिक। ये दोनों जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे यदि आपने पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड को अच्छे से पढ़ा है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड को। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट में पीएस फर्स्ट से निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते हुए विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के पास जाते हैं और घूमते हुए फिर से उसी के पास आ जाते हैं। तो वो कैसा चक्र बन रहा था? एक साइक्लिक था, चक्रीय था, चक्रीय प्रक्रम। और उसमें क्या बन रही थी? एटीपी। तो एक तो इलेक्ट्रॉन जो है चक्रण कर रहा है एक चक्रीय पथ में और पुनः वापस जिससे निकल रहा था उसी को मिल रहा है, इसलिए चक्रीय पथ है। साथ ही साथ इसमें एटीपी भी बन रही है। तो इस कारण ये चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट यानी पीएस फर्स्ट ही भाग लेता है, जबकि जो अचक्रीय है उसमें पीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेते हैं। तो अब हम इन दोनों को डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में क्या होता है? पीएस फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ पुनः पीएस फर्स्ट को ही मिल जाता है और इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन का परिवहन कहलाता है चक्रीय परिवहन। और इस परिवहन के दौरान एटीपी का निर्माण होता है, इस कारण ये चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। एक तो क्या हो रहा है? ये देखो यहाँ पर है, हमने पीएस फर्स्ट को बनाया है। पीएस फर्स्ट में ये अभिक्रिया केंद्र है इसका पी सासु अणु। अभिक्रिया केंद्र कौन सा है? पी सासु। ये दूसरे जो है वो सहायक अणु या एंटीना अणु है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है जो फोटोन के रूप में ये सारे अणु जो है ग्रहण कर लेते हैं और ये फिर ग्रहण की गई सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को अभिक्रिया केंद्र को दे देते हैं। अभिक्रिया केंद्र के पास जब एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो वो उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाते हैं। यह है इसका पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन। इससे ये दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही फेरेडोक्सिन के पास जाते हैं। फेरेडोक्सिन से तीसरे साइटोक्रोम B6,
साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन के पास चले जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है पुनः अभिक्रिया केंद्र P700 को मिल जाते हैं। तो इस तरह से निकले हुए इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए पुनः अभिक्रिया केंद्र P700 प्रकाश तंत्र फर्स्ट में ही वापस आ जाते हैं। तो इसलिए ये कैसा प्रक्रम हो गया? चक्रीय प्रक्रम हो गया। और इस चक्रीय प्रक्रम में हालांकि एनर्जी तो सब जगह निकलती है, लेकिन बाकी जगह इतनी एनर्जी नहीं निकल पाती कि एटीपी बन पाए। केवल एक जगह साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो जब एटीपी का निर्माण होता है तो हम कहते हैं फास्फोरिलीकरण, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। और यहाँ पर ये किस पथ में हो रहा है? चक्रीय पथ में। तो इस कारण ये कहलाता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इसके बाद में बात करें कि जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है, इसमें चक्रीय में केवल PS फर्स्ट ही भाग लेता है। प्रकाश तंत्र सेकंड जो होता है PS सेकंड, उसमें चक्रीय व्यवस्था नहीं मिलती, उसमें अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण मिलेगा। तो PS फर्स्ट में ही केवल क्या मिलता है? चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। हालांकि PS फर्स्ट से जो है अचक्रीय में भी भाग लेता है, पर सेकंड में केवल और केवल अचक्रीय मिलेगा। तो केवल PS फर्स्ट ही जो है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है, इसमें PS सेकंड भाग नहीं लेता। अचक्रीय में दोनों लेंगे। साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य एटीपी से जो एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एटीपी का निर्माण हो जाता है। अब ये तो थी सामान्य चीजें कि जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है उस कैसे संपन्न होता है, उसमें क्या होता है। अब आगे हम बात करें इसमें क्या नहीं होता। थोड़ा सा जो आगे हम प्रकाशिक और चक्रीय और अचक्रीय जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है उसमें जब अंतर पढ़ेंगे तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें H2O का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया ही अपनी चल रही है और प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश का अब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से होकर के गुजरते हैं। ये पहला काम जो तो इसमें हो रहा है, लेकिन दूसरा काम और होना था उसमें, वो था जल का प्रकाशिक अपघटन, यानी H2O का प्रकाश की उपस्थिति में टूटना, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन और O2 के रूप में, जो कि इसमें नहीं होता। यानी कि इसमें ना तो O2 मुक्त होती है, ना जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और ना ही NADPH2 का निर्माण होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जल के प्रकाशिक अपघटन पे डिपेंड करती है। जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तभी उससे O2 निकलेगी और उसी से निकले हुए H+ आयन से NADPH2 का निर्माण होगा। जो हम देखेंगे ये सारी चीजें बनेंगी अपने अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में। तो आज की क्लास में हमने देखा चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दोनों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन में डिफरेंस, इन दोनों में अंतर भी हम साथ में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।